हेलो दोस्तों, हम इस महाभोज उपन्यास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा होगा इससे पहले, तो इसी चैनल पर सारे वीडियो अपलोडेड हैं, कृपया करके जाकर देखें। ये हमारा उसका चौथा वीडियो है। ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा कि कैसे एक लावारिस लाश को, जो दलित की थी, उसको मत चुनाव में ज़्यादा हिस्सेदारी होने के कारण उसको नेताजी अपना सामाजिक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा बनाए जा रहे हैं। और उस दूसरी तरफ जो उस गांव का बहुत दबंग इंसान है, जोरावर, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, उसके विपक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। और आगे देखते हैं कि वहाँ सुकुल बाबू उनके गांव में आए हैं और भाषण दिए। भाषण से फिर वापस गए, फिर उससे मिलने के लिए घर आए। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। गाड़ी वापस आई देखकर बिखरे मज गाड़ी वापस आई देखकर बिखरे मजमे के कुछ लोग फिर सुकुल बाबू के इर्द गिर्द जमा हो गए। दो लठैत भी मजमे के साथ आ खड़े हुए, वैसे चुपचाप, पर इनके तेवर पर एक प्रश्न बहुत साफ लिखा हुआ था। घंटे भर बकवास कर ली और अब और क्या बाकी रह गया है जो फिर पलट आए। लेकिन जब सुकुल बाबू की मंशा मालूम हुई तो दल का दल सुकुल बाबू के साथ चल पड़ा। गाड़ी जाने का सवाल ही नहीं था। उस रास्ते पर सो पद यात्रा करनी पड़ी। जुलूस के रूप में सब हीरा के घर पहुँचे, पर बेकार हो गया जाना। घर पर केवल दो बच्चे ही मिले। पूछने पर बोले दद्दा और माँ शहर गए हैं, दोपहर से ही, रात में लौटेंगे। शहर किसके साथ, क्यों? एकाएक ढेर सारी शंकाएं उभर आई सुकुल बाबू के मन में। कह कहीं दा साहब ने ही न बुलवा लिया हो। वे इधर भाषण ही देते रह गए और उधर उधर उन्होंने दूसरी ही घुट्टी पिला दी हो। क्या जाने बिंदा जीजा ले गया है। कौन बिंदा जीजा? रुकमा जीजा वाला। खैर, पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि बिंदेसरी विशु का खास दोस्त है। आदमी पढ़ा लिखा जरूर है, पर है बेहद बदमिजाज और बदजबान। सुकुल बाबू थोड़ा ठनकते माथे से ही गाड़ी पर लौटे। बिशु के बाप को घर पर मिलना चाहिए था। वे आखिर बिशु की गमी में ही तो आए थे। कल से ऐलान करवा दिया था, उसके बावजूद कम वक्त शहर चला गया। इन देहातियों का कोई भरोसा नहीं, किस करवट बैठे। आज उसे सुकुल बाबू की बातें सुननी चाहिए थी। बातें ना ही सुनता तो कम से कम उन्हें अपने घर आया तो देखता। खैर, गांव वाले ने तो देखा ही है, कैसे इतनी दूर पैदल चलकर वे आए। गांव वालों पर तो जरूर इसका असर हुआ होगा। लेकिन खा पी कर लेटे तो दिमाग के एक कोने में टंगा हुआ यह प्रश्न फिर कुरेदने लगा। बीसू के माँ बाप शहर क्यों गए, वह भी खास उस दिन जब उनका भाषण था। जरूर दा साहब ने ही कोई चाल चली होगी। इस बार दा साहब की हर चाल की जवाबी चाल उन्हें चलनी है, और वह भी सवाई चाल। यह मौका गया तो फिर 4 साल तक कोई उम्मीद नहीं, और 4 साल आज तो सब तरफ जैसी हालात हो गई है, उससे 4 दिन का भरोसा नहीं। उंगली आंखों के सामने लाकर सुकुल बाबू मुग्ध भाव से नीलम को देखते रहे। बस अब तेरा ही भरोसा है, तू ही पार लगाना। फिर उठे और सीधे बैठकर जोर जोर से एक मंत्र जाप करने लगे। नींद अच्छी आती है इस जाप से। जिस समय गांव वाले में पूरे जोश खरोश के साथ सुकुल बाबू अपना भाषण दे रहे थे, दा साहब सचिवालय से लौटकर घर में अपना ऑफिस खोले बैठे थे। नियम है उनका, 7 से 9 बजे तक वे जरूर अपने घरेलू ऑफिस के कमरे में बैठते हैं। काबिले गौर फाइलों को वे यहीं देखते हैं। फाइलें निपटाने की अपनी मुस्तैदी के लिए बड़ा यश है दा साहब का। उनका विश्वास है कि काम वही अच्छा है जो अपने हाथों से हो और अपनी नज़रों के नीचे हो। दफ्तरों और अलग अलग महकमों में फैली काहिली और गैर जिम्मेदारी पर मन बड़ा क्षुब्ध रहता है दा साहब का, और चाहते हैं कि केवल उपदेश ना देकर वरन अपना उदाहरण सामने रखकर नसीहत लें लोगों को। बापू यो ही तो इतने बड़े देश को अपने साथ त्याग के रास्ते पर चलाकर नहीं ले गए थे, पहले खुद चले थे उस रास्ते पर। आस्था से कहीं बात और आस्था से किया गया दूसरे तक ना पहुँचे, या हो ही नहीं सकता, नहीं पहुँचता है तो समझो उस रास्ते पर आस्था से कहीं बात और आस्था से किया काम दूसरे तक ना पहुँचे, या हो ही नहीं सकता। नहीं पहुँचता है तो समझो कहीं तुम्हारी अपनी आस्था में कमी है।
बापू की हर बात हर आदर्श को गांठ बांध कर रखा दा साहब ने। तभी चपरासी ने आकर सूचना दी, दत्ता बापू आए हैं मसाल वाले। और बड़े अदब से दत्ता बाबू का कार्ड पेश कर दिया। कुछ क्षणों के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दा साहब के चेहरे पर लगा जैसे चेहरा तो ऊपर उठा लिया है पर दिमाग कई फाइलों में ही अटका रहेगा। चपरासी हुक्म की प्रतीक्षा में बुत बना खड़ा रहा। कुछ सोच में पड़ गए दा साहब। सामान्यतः वे इस समय विशेष प्रकार के लोगों से ही मिलते हैं, पर दा साहब ने ही तो बुलवाया था दत्ता बाबू को। ठीक है, ले आओ अंदर। सोच में से उबरे तो आदेश दिया। फिर एकाएक जैसा कुछ क्षण याद आया, बोले, और सुनो, रत्ती से कहना 5-7 मिनट में डीआईजी से फोन पर बात करवा देगा। चपरासी बाहर निकला तो दा साहब ने फाइल बंद करके एक और सरका दी। फाइल मेज पर से ही नहीं सरकी, दिमाग और चेहरे पर से भी सरकी है। वसूल है दा साहब का कि जिससे भी मिलो पूरी तरह से मिलो, यह नहीं कि दिमाग तो कहीं और अटका है और आने वाले को हाँ हूँ करके टरका रहे हो। नहीं समय है तो साफ मना कर दो। साफ गोई में वे विश्वास रखते हैं और दूसरे से भी उसकी अपेक्षा करते हैं। दत्ता बापू घुसे तो एक ही मुस्कुराहट में उनका स्वागत भी कर दिया और अभिवादन का जवाब भी दे दिया। फिर बड़े हल्के फुल्के ढंग से कहा, आइए दत्ता बापू आइए, पर इस समय कैसे? दत्ता बापू हल्के सकपका गए और बढ़ता कदम एक क्षण को वहीं थम गया। तब लगा जैसे गलत समय पर आ गए हों। थोड़ा हकलाते हुए बोले, जी वो आपने याद फरमाया था कल लखन बाबू ने। दत्ता बापू की सकपकाहट भाप गए दा साहब। उन्हें सहज बनाने के लिए बोले, हाँ भाई हाँ, मैंने ही मिलने के लिए बुलवाया था। आप लोग भले ही भूल जाएं, पर मुझको तो सबका ही ख्याल रखना पड़ता है, सबकी ही खैर खबर लेनी पड़ती है। नहीं नहीं, कैसी बात फरमा रहे हैं, भला ऐसा कभी आप हुक्म करते? शब्द नहीं सूझ रहे दत्ता बाबू को। दस साहब ने ही उबारा उन्हें। कोई 5-6 महीने हुए इंटरव्यू के लिए समय मांगा था, अब आपने नहीं दे सका था। समय के अभाव की बात तो अपनी जगह ही थी ही, पर मैं चाहता ही नहीं था। जी, भौचक भाव से दत्ता बाबू चेहरा देखने लगे दा साहब की का। योजनाएं हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मेरा शासनकाल में ही ये होगा वो होगा, यही सब। पर यह गा गेगी वाली भाषा मुझसे भूली नहीं जाती। अरे भाई, पहले कुछ कर दो फिर उस पर बात करो। दूसरे से भी बात करने को कहो, आलोचना करने को कहो। जी वो बात ऐसी है कि मैं आना तो अब क्या बताऊं। मैं उलाहना नहीं दे रहा, जानता हूँ काम बढ़ गया है आप लोगों का अब। बीच में तो यह स्थिति की बनी बनाई खबर आ गई, ऊपर से और छाप दी आप लोगों के लिए, तो कुछ काम ही नहीं रह गया था। फिर जरा ठहर कर बोले, प्रजातंत्र के अखबार पर पाबंदी हो अशोभनीय स्थिति लगती है या? दत्ता बापू को तो जैसे बढ़ावा मिल गया, अखबार बंद हो जाने का भड़ास निकालने का मौका आ गया। भभक कर बोले, अशोभनीय? मैं कहता हूँ काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उन शर्मनाक जातियों का इतिहास गला घोट कर रख दिया था सबका मैं तो। ना ना दत्ता बाबू, अंकुश लगा दिया दा साहब ने। आपका इस तरह टिप्पणी करना भी कोई खास शोभनीय नहीं है। आप लोगों ने जो भूमिका अदा की उसे किन अक्षरों में लिखेंगे आप? चापलूसी और जी हुजूरी की भूमिका तो नहीं है अखबारन विशों की। दत्ता बाबू की सांस भीतर ही खींची रह गई। दा साहब ने पैनी नजर से देखते हुए कहा, फिर आपका अखबार भी अश्लीलता के आरोप पर बंद हुआ था सो भाई? बात अधूरी ही छोड़ दी दा साहब ने। दत्ता बाबू की नजर जमीन और मन गड्ढे में। फिर भी किसी तरह साहस बटोरकर बोले, जी वो झूठा आरोप था असल में हमारे अखबार ने। अब मैं खैर छोड़िए, जो कुछ हुआ उस पर टीका टिप्पणी करना अच्छा नहीं लग सकता है, पर उचित नहीं है। उस सब के लिए मैंने बुलाया भी नहीं है आपको। बेहतर यह है कि यह मौका मिला है, लोगों ने भरोसा करके कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं तो उन्हें अच्छी तरह निभाएं, पूरी लगन और निष्ठा के साथ। हम लोग भी क्षणांश विराम देकर एक एक अक्षर पर जोर देते हुए वाक्य पूरा किया, आप लोगों भी। शब्दों में तो ऐसा कुछ नहीं था, पर पता नहीं दा साहब के लहजे में कुछ था या उनकी नजरों में कि एकदम
सकते में आ गए दत्ता बाबू। मैंने ही मन याद करने की कोशिश करने लगे कि कहाँ क्या गुनाह हो गया। पर्दा साहब ने तुरंत ही उबार लिया, बड़े सहज भाव से पूछ पछा अब तो गला घूटने को एहसास नहीं होता है आपको? किसी तरह का कोई अंकुश तो नहीं महसूस होता अपनी बात कहते समय? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, पर इतनी सी बात कहते समय भी आवाज़ घुटी-घटी ही निकल रही थी दत्ता बापू की, सहज नहीं हो पा रहे थे। खुलकर टिप्पणी कीजिए, हम गलती करें तो खुलकर निंदा कीजिए हमारी भी। दत्ता बापू टुकुर-टुकुर दा साहब के मुँह को ताकते रहे। मैं तो भाई कबीर के दोहे का कायल हूँ कि निंदक नियरे राखिए, प्रशंसक से निंदक ज़्यादा हितैषी होता है। हमेशा आपको सत्पथ पर रखता है। आदमी एक बार इस गुर को समझ ले तो हमेशा के लिए भटकने से बच जाए। पर स्वभाव है आदमी का, प्रशंसा की अच्छी लगती है उसे। हंस पड़े दा साहब तो दत्ता बापू ने भी राहत की सांस ली। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं, बेकार ही इतना सिटपटा गए थे वो। तभी फोन की घंटी बज उठी। दा साहब ने हूँ- चोंगा उठा लिया हूँ। कौन सीना? हाँ बोलो। अच्छा। चेहरा कुछ तनने लगा था दा साहब का। देखो भाई, तुम मामले की तह तक जाओ और दूध का दूध और पानी का पानी करो। यह काम तुम्हारा, समझो? समझे? हाँ। हम्म। देखो सीना, मैं चाहता हूँ कि घटना की सही सही तहकीकात हो। कोई क्या कहता है इसकी चिंता मत करो, मेरे कहने की भी चिंता मत करो। बस अपना फर्ज निभाओ ईमानदारी और सच्चाई के साथ। सो तो होगा, इसे कौन रोक सकता है? और देखो, किसी अफसर को भेजकर फिर से बयान लेने को कहो। सुना है लोगों ने डर के मारे सही बयान नहीं दिए। फिर आवाज में हल्की सी सख्ती लाकर कहा, पुलिस के सामने जनता की अधिक सुरक्षित महसूस करना चाहिए, आतंकित नहीं। जनता यदि डरती है तो कलंक है यह पुलिस वालों के लिए, मेरे अपने लिए भी। यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर आदेश देते देते से बोले, जाइए, जैसे भी हो उनका उनको भरोसा दीजिए, निडर बनाइए कि वे सच बोल बात कहें। ऐसी घटनाएं घटे और पुलिस ठीक पता ना लगा पाए तो मतलब क्या हुआ पुलिस का? इससे तो बेहतर है कि आप और हम इस्तीफा देकर बैठ जाएं। नहीं नहीं, अपना दोस्त दूसरों पर मरने का काम नहीं चलेगा। जनता बयान नहीं देती तो क्यों? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं नहीं, मैं बहाने नहीं, काम चाहता हूँ। पिछले बार की बात बर्दाश्त कर गया, पर इस बार यदि मुजरिम नहीं पकड़ा गया तो मैं सजा आपको दूंगा, समझे? हाँ, हुई ना कुछ बात। अच्छा, तुम एक काम करो, कल शाम को फाइल लेकर मेरे पास हो, मैं खुद देखूंगा। इन छोटी छोटी बातों को लेकर गांव वालों में तनाव हो या ठीक नहीं। 3-4 दिन मैं भी जा रहा हूँ वहाँ, बात करूंगा लोगों से। पर जाने से पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए वाकई की वाकये की। दादा साहब ने फ़ोन रख दिया और दोनों हथेलियों में अपना सिर थाम लिया। लगा जैसे किसी गहरी चिंता में डूब गए हों। दत्ता बाबू बेचारे इस दौरान अजीब से पसोपेश में बैठे रहे। समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनका यहाँ बैठे रहना सही भी है या नहीं, और नहीं है तो जाए भी कैसे। पर कुछ ही क्षणों में दादा साहब ने अपना चेहरा उठाया। क्षण भर पहले के तनाव, परेशानी और शक्ति का कहीं नामो निशान भी नहीं था। वही सहज संयत भाव, शांत गंभीर मुद्रा। डीआईजी सिन्हा का फोन था। बड़ी लापरवाही से दादा साहब ने कहा। दत्ता बाबू के चेहरे पर असमंजस का जो भाव पुता हुआ था, उसमें कौतूहल और आ मिला। जी, कोई खास बात? बातचीत से अनुमान तो लगा लिया था दत्ता बाबू ने, फिर भी पूछा। पर पूछते ही एक विचित्र से संकोच में पड़ गए। पता नहीं, यहाँ बैठकर यह पूछना उनके अधिकार की सीमा में है भी नहीं। दादा साहब की नजर जाकर शून्य में टंग गई और दत्ता बाबू असमंजस में बैठे रहे। थोड़ी देर बाद दादा साहब अपने में लौटे और दत्ता बापू के प्रश्न का सूत्र पकड़कर ही बोले, खास क्या? वही सरोहा वाली वारदात मालूम होगा आपको तो? जी हाँ, जी हाँ। जो विशेषण नाम के किसी नौजवान की हत्या का मामला। चुभती सी नजर से देखा था साहब ने दत्ता बापू के बीच से ही थम गए। हत्या के प्रमाण मिल गए आपको? सख्त सी आवाज में पूछा था साहब ने। नहीं, वो वहाँ के लोग
लोग नहीं, विरोधी पार्टी के लोग यही तो कह रहे हैं। डीआईजी के घटना वाले दिन के सारे बयानों के नतीजे कुछ ऐसे निकल रहे हैं कि लड़के ने आत्महत्या की है, और शुक्ल बाबू के लोग दूसरे दिन से ही वहां चिल्लाते फिर रहे हैं कि हमें इस हत्या का जवाब चाहिए। अभी कोई घंटा भर पहले सभा करके धुआंधार भाषण दे दिया शुक्ल बाबू ने। पुलिस की रिपोर्ट आई नहीं, उनकी रिपोर्ट आ गई। दत्ता बापू थोड़े असहज हो चले, फिर भी खैर मनाते रहे। मसाल का अंक अभी नहीं निकला, कल निकलने वाला है, और उससे भी हत्या की बात लिखी है, बल्कि हेडलाइन ही है वह। दत्ता बापू थोड़े असहज हो चले, फिर भी खैर मनाते रहे कि मसाल का अंक अभी नहीं निकला, कल निकलने वाला है, और उससे भी हत्या की ही बात लिखी हुई है, बल्कि हेडलाइन ही है वह। ठीक है भाई, तुमको चुनाव जीतना है, पर लोगों की शांति और आपसी सद्भावना पर तो मत जाओ, मत जीतो। होगा क्या, गांव से पहले तनाव है और बढ़ जाएगा, आपस में ही मार काट मचेगी, और इस सब का परिणाम पिसेगा बेचारे गरीब का तबका। संपन्न लोग तो जैसे तैसे बच ही जाते हैं, पैसे के जोर से, ताकत के जोर से, मरता तो गरीब ही है ना। नहीं नहीं, दा साहब ने आत्मा जैसे चित्कार कर उठी, या तो गरीब की कब्र पर अपना महल खड़ा करने की बात हो गई। दा साहब की आवाज़ दुख और क्षोभ में भीग उठी, चेहरे पर भी विषाद की हल्की छाया पुत गई। दत्ता बापू ने प्रत्युत्तर में दा साहब के चेहरे पर थोड़ा सा विषाद लेकर अपने चेहरे पर पोत लिया, और ता ता करके अपनी चिंता प्रकट कर दी। दुहाई गरीबों की, सब देते हैं, पर उनके हित की बात कोई नहीं सोचता। जनता का को बंटवारा रखो, जनता को बांट कर रखो, कभी जात की दीवार खींचकर तो कभी वर्ग की दीवार खींचकर। जनता का बटा बिखरापन ही तो स्वार्थी राजनेताओं की शक्ति का स्रोत है। कुछ गलत कह रहा हूँ मैं? दत्ता बाबू ने बड़ी मुश्किल से थूक निकला। बेचारे समझ ही नहीं पाए कि किन शब्दों में दा साहब की उन ऊंची ऊंची बातों का समर्थन करें, पर दा साहब को उनके समर्थन की अपेक्षा भी नहीं थी। गहरी निष्ठा में उपजी हुई बातें बाहरी समर्थन की मोहताज नहीं होती। कभी कभी पराकाष्ठा में दा साहब कुछ कुछ दार्शनिक हो जाते हैं, लेकिन मैं क्यों किसी के विवेक अविवेक पर टिप्पणी करूं? बस अपने कर्तव्य पर चल सकूं और अपनी आत्मा की आवाज़ को कभी अनसुना ना करूं, यही बहुत है मेरे लिए। गीता में एक यही तो सीख ली है मैंने। और आंख मूंद कर मन ही मन जैसे गीता को नमस्कार किया था साहब ने। दोबारा जब आंखें खुली तो ना चेहरे पर परेशानी थी, ना विषाद, ना आरोप। लगा जैसे गीता ने क्षण भर में ही सब कुछ पूछकर उनकी अपनी गरिमा लौटा दी उन्हें। वही सौम्य शांत संयम चेहरा। सारे प्रसंग की स्थगित करके उन्होंने नए सिरे से दत्ता बापू के साथ जोड़ा अपने को। खैर छोड़िए, तो आपसे तो मैं पूछ रहा था कि कब अब तो किसी तरह की कोई पाबंदी, कोई अंकुश तो नहीं महसूस होता आप लोगों को? होता हो तो साफ कहिए, साफ गोई का आदर करता हूँ मैं। दत्ता बाबू कुछ कहते इससे पहले दा साहब फिर चालू हो गए। पिछली सरकार ने कुछ अखबारों को विज्ञापन न देने का आदेश दे रखा था। सरकारी महकमों में सारी बात कहने का साहस दिखलाया था। इन अखबारों ने उसी की सजा थी यह शायद। पर भाई, मेरे साहस को भी पुरस्कृत होना चाहिए। मैंने वे सारी पाबंदियां हटा दी। अखबारों पर किसी तरह की पाबंदी प्रजातंत्र की हत्या है, या किसी भी तरह की भी पाबंदी हो प्रजातंत्र की हत्या है। दा साहब एक क्षण रुके, अपनी बात की प्रतिक्रिया देखने के लिए दत्ता बापू की ओर देखा। दत्ता बापू चेहरे पर अनंत श्रद्धा संभ्रम लपेटे हुए बैठे थे। उसी भाव में लिपटा हुआ वाक्य निकला, जी इस बात को कौन नहीं जानता। हम लोग तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य था, इसे तो करना ही था। फिर जर चेतावनी के स्वर में बोले, आपके अखबारों को पूरे हक मिल गए। अब आप लोगों को पूरा कर्तव्य भी निभाना चाहिए, अपना देश के प्रति, अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, और खास करके उस देश की गरीब जनता के प्रति बहुत भारी जिम्मेदारी होती है अखबारन विषयों के कंधों पर। और मैं चाहता हूं कि उसके प्रति पूरी तरह सचेत हो आप, और आप
कहने के साथ ही दा साहब ने गर्दन को हल्का सा आगे करके ऐसी नज़रों से देखा कि दत्ता बाबू को लगा जैसे नज़रों में ही जिम्मेदारियां की पोटली सरकी और दत्ता बाबू के कंधों पर लद गई। जी सही फरमाया आपने, फिर जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबे दबे ही पूछा। फिर जिम्मेदारियों के बोझ में से दबे दबे ही पूछा, जी मेरे लायक कोई हो क्या? कुछ इस तरह पूछा था साहब ने जैसे कोई बहुत सी अपरिचित और अनसुना सा शब्द सुन लिया हो। हल्की सी सख्ती के साथ बोले, दूसरों के हुक्म पर चलकर अपना वजूद रख सकेंगे आप? मैंने हकम देने के लिए नहीं, केवल अपना कर्तव्य बताने के लिए बुलाया था आपको यहाँ। फिर आवाज़ को थोड़ा मुलायम बनाकर कहा, चाहता हूँ कम से कम इस भाषा को भूल जाएं आप लोग। देखो कैसे कैसे दा साहब एक पत्रकार को जलील भी कर रहे हैं और ऊपर से बता भी नहीं रहे हैं कि हम कर रहे हैं। उस ऊपर से उसके ऊपर अपना एहसान भी जता रहे हैं और कह रहे हैं हम आपको पूरी स्वतंत्रता दिए हैं। लेकिन आपको पढ़कर लग रहा है स्वतंत्रता है। हाँ, देखने में स्वतंत्रता है, लेकिन जो सामाजिक बंधन है उससे ये बांध रहे हैं। राजनीति में स्वतंत्रता दी है लेकिन सामाजिक बंधनों से युक्त हैं। अभय दास साहब के खिलाफ जा नहीं सकता, उसके खिलाफ लिख नहीं सकता और बता रहे हैं पिछली सरकार ने आपको ये किया था, मैंने ये कर दिया, ये मेरा कर्तव्य है। और आज याद आया जब इतना बड़ा केस हो गया। चलो ठीक है, इसके आगे हम आगे देखेंगे। आज की जो ऑडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।